तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इग्नू की क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर रोज आपको इग्नू के लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। और अभी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हुई है और उसके बाद और भी जो क्लासेस है वो लगातार स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर वाइज जो है इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। और उसमें यूनिट नंबर 5 जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, वो मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। तो आज के लेसन में जो हम चर्चा करेंगे वो मौलिक अधिकारों के बारे में करेंगे। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और हमारा संविधान क्या है, एक उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है या उधार लिया गया थैला है, जिसमें हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया है और तब जाके हमारा संविधान जो है वो संपूर्ण हुआ है। तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अगर हमारे संविधान की बात की जाए उसके अध्याय 3 की, तो हमारे संविधान के जो अध्याय 3 है उसके अनुच्छेद 12 से लेके उसमें 35 तक केवल किसके बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में ही बताया गया है। कहते हैं कि संविधान सभा जब बनी थी तो उसके अंतर्गत एक समिति बनाई गई और उस समिति में एक समिति का काम था मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जनजातीय जो अधिकार हैं जनजाति वर्ग के, उन पर सुझाव देना उस समिति का काम था। लेकिन बात कहते हैं कि उस समिति के उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने क्या करा, इस समिति की एक उप समिति बना दी और उन्हें कई समितियों मतलब इस एक समिति के पास कई सारे काम थे, जैसे मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए काम, अल्पसंख्यकों के काम, जनजातीय वर्ग के काम। तो बाद में उन्होंने क्या करा, इनकी अलग अलग समितियां बना दी, क्योंकि एक समिति इतना काम नहीं कर सकती थी। जिसमें से उन्होंने मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनाई थी उसका अध्यक्ष बनाया उन्होंने उस समय जेबी कृपलानी को। तो इनकी अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों के निर्माण का काम शुरू हुआ था। कहते हैं इस समिति में समाज के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ अमृत कौर महिलाएं और हंसा मेहता नामक जो दो महिलाएं थी, अमृत कौर और हंसा मेहता, ये भी शामिल की गई थी। जब उप समिति बनाई गई मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई, तो उसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया ताकि सबकी बात को बराबर से सम्मान सम्मान रखा जा सके हर किसी का, और हर किसी को अपनी बात बोलने का अधिकार मिल सके। तो कहते हैं इस समिति ने मौलिक अधिकारों को न्यायोचित सही माना तथा इसके सुझावों को संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया। कहते हैं जब ये उप समिति बनाई गई और उप समिति ने अपनी बात रखी मौलिक अधिकारों के पहलुओं पर, तो सभी ने इसको न्याय योग्य माना कि हाँ ये बातें सारी सही हैं, और तब जाके इन मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो हमारे पास कहते हैं कि 7 किस्म के, उस समय 7 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए थे। किंतु लेकिन 1978 में 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो यानी कि 44 अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्ण दिया गया संपत्ति का जो अधिकार है, जी हाँ संपत्ति का जो अधिकार है आपको पता होना चाहिए, उसको समाप्त करके अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। यानी हमारे कुल अगर मौलिक अधिकार देखें तो 7 थे, लेकिन 1978 में एक संशोधन हुआ संविधान में, 44वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकारों की बात करी जाए तो उनका उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, हर किसी को आजादी मिले और समाज के सभी सदस्यों में समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना। हमारे जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं ये लोकतंत्र की बुनियाद के तहत मिले हैं और जिसमें हर किसी को ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए गए हैं। और अगर बात की जाए तो हमारे पास इस समय जो है 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमारे संविधान ने हमें कितने मौलिक अधिकार दिए हैं, 6 किस्म के मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर बात की जाए, पहला हमारा समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध है, फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हमको देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में, जो कि हमारे कहलाते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों का की अगर महत्व की बात की जाए तो उसका महत्व निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि मौलिक अधिकार हमारे लिए किस लिए जरूरी है, ठीक है, हमें इनकी क्या आवश्यकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। कहते हैं कि मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व जीवन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करते हैं। अगर मौलिक अधिकार लोगों को मिलेंगे नहीं तो हो सकता है उनके जीवन में आगे बढ़ने की मुश्किलें आएंगी।
जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे कई मौलिक अधिकार हमें जो दिए गए हैं वो समाज में व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। अगर ये नहीं मिलेंगे तो हो सकता है व्यक्ति का विकास पूरी तरीके से ना हो। मौलिक अधिकारों द्वारा सामाजिक न्याय मिलता है लोगों को और समानता की आवश्यकता भी होती है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग कौन है दोस्तों? जिनकी संख्या देश में क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो इसमें जो है मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ईरानी, बौद्ध, ये सब आते हैं। और कहते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समाज में उन्हें समानता की भावना जो है वो उनमें बढ़ाते हैं। आगे आते हैं, मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता का वातावरण भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार जो है बिना किसी भेदभाव के, किसी धर्म के भेदभाव, बिना किसी जाति का भेदभाव के सबको समान रूप से मिले हैं। तो इससे धर्मनिरपेक्षता की भावना भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। मौलिक अधिकारों के द्वारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितों के बीच संबंध भी स्थापित होता है, क्योंकि जब मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति समाज से जुड़ता है, समाज की भलाई भी होती है। मौलिक अधिकार विधि का शासन स्थापित करते हैं। मौलिक अधिकार सबको मिले हैं कानून की समानता पर, यानी मौलिक अधिकार जो मिले हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कानून की नजर में सब समान है, और इससे कहीं ना कहीं कानून की विधि की समानता को भी क्या है, सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है लोगों का, क्योंकि लोग कानून का पालन भी करते हैं, क्योंकि कानून उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। मौलिक अधिकार सरकार की तानाशाही पर रोक लगाते हैं, जिससे वह नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। अगर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दोस्तों जब मिलते हैं तो मौलिक अधिकार जो है हर किसी व्यक्ति को ये अवसर देते हैं कि वो सरकार की आलोचना कर सकता है, सरकार के बुरे कामों की आलोचना कर सकता है, सरकार के अच्छे कामों का समर्थन भी कर सकता है। अगर देखा जाए, अगर सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, तो लोग मौलिक अधिकारों का उपयोग करके सरकार को रोक सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये सारे अधिकार जो हैं मौलिक अधिकारों के तहत लोगों को मिलते हैं, और उसी को देखते हुए कि सरकार जो है काम करती है। ठीक है ना। अगर मान लो कि जैसे किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और उसे लगता है कि सरकार जो है गलत कार्य कर रही है, तो उस व्यक्ति को ये पूरा अधिकार है कि वो अगर वो चाहे तो सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा सकता है, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। और फिर उससे होगा क्या, सरकार अपनी हद में रहेगी, ठीक है, और नागरिकों को जागरूक देखकर सरकार भी लोगों के फायदे के लिए काम करेगी। अगर बात की जाए मौलिक अधिकार, तो ये लोकतंत्र की आधारशिला है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र के तहत ही लोगों को मिला हुआ है। हमारे देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे सभी को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। तो लोकतंत्र का एक बेस है। मौलिक अधिकारों का मतलब है कि लोगों का जागरूक होना, लोगों का हर काम में सहयोग मिलना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अभाव में अगर ये नहीं होगा, मौलिक अधिकार नहीं होंगे, तो लोकतंत्र का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता। मौलिक अधिकार खतरे में, लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके जरिए ही लोग सरकार के कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग दे पाते हैं। मौलिक अधिकार कल्याणकारी जीवन की आधारशिला है। इसके तहत व्यक्ति का विकास होता है। मौलिक अधिकार के कारण व्यक्ति अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपनी रोज की जरूरतों को पूरी करता है, अपनी बात रखता है, अपने अधिकारों का सही उपयोग करता है। ये सब संभव कैसे है, जब व्यक्ति को मिलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संस्कृति की रक्षा करते हैं और संस्कृति का विकास भी करते हैं। न्यायालय यानी कि अदालतें जो होती हैं दोस्तों, वो नागरिकों के हितों की पूर्ति करते समय, जब लोगों को अधिकार मिलते हैं तो उस समय मौलिक अधिकारों का सहारा लेते हैं। जब भी न्यायालय नागरिकों के अधिकारों को पूरा करते हैं, लोगों को न्याय सुनाते हैं, तो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर सुनाते हैं कि किसी के मौलिक अधिकारों को दबाया ना जा सके। मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही अदालतें क्या करती है, न्याय का फैसला सुनाती है। अब बात करते हैं पहले अधिकार की। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से पहला जो अधिकार है वो कौन सा है, वो समानता का अधिकार है। पहला अधिकार समानता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, जो कि अगर बात की जाए अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में दिया गया है। तो समानता के मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया है। समानता का अर्थ है कि सब लोगों को समान अवसर प्रदान करना तथा विशेषाधिकार का समाप्त करना। समाज में ऐसा कोई वर्ग ना हो जिसको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उसकी जात के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से, या उसकी भाषा के हिसाब से, उसके पद के हिसाब से। तो ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो ऐसा कोई विशेष अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि सब क्या है, समान है। तो अगर समानता के अधिकार की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिए गए हैं, जिसमें जो अनुच्छेद 14 है
उसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सब क्या होंगे, समान होंगे। कानून के सामने सब जो है समान है। प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण कर्मचारी तक सब कानून के सामने समान है। कानून कोई छोटा बड़ा, गरीब या अमीर का भेदभाव नहीं करता। कानून की नजर में सब एक बराबर से हैं। फिर आता है सामाजिक समानता, जो कि आता है अनुच्छेद 15 में दिया गया है, जिसमें सामाजिक स्थानों का जो प्रयोग है वो सभी लोग मिलजुल के कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। जो सार्वजनिक स्थान है जैसे कि दुकानें हो गई, होटल हो गए, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है या सिनेमा हॉल आदि का प्रयोग करने पर सबको समान अधिकार है। किसी से कहीं भी जाने पर किसी पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और ना ही किसी से कोई भेदभाव किया जाएगा इनके उपयोग करने पर, या कोई कुआं वगैरह भी हो गया। फिर आता है अवसर की समानता, जो कि दिया गया है अनुच्छेद 16 में। अवसर का मतलब है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक जो है वो समान है और सबको समान रूप से अवसर भी दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी में प्रवेश पाने के सबको समान अवसर या समान अधिकार दिए गए हैं। यानी कि अगर सरकार द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है या सरकार द्वारा कोई अवसर दिया जाता है तो सबको, जो सरकार ने योग्यताएं मांगी है वो योग्यताएं उन लोगों के पास होनी चाहिए। और इसके बिना, जैसे योग्यता सबके पास है तो योग्यता को छोड़कर किसी प्रकार का कोई भेदभाव किससे नहीं किया जाएगा, बशर्ते है कि अगर आपको सरकार के कार्यों में सहयोग देना है तो बस ये योग्यताएं मांगी है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे आता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है, किसमें, अनुच्छेद 17 में। तो ये भी हमारे संविधान में दिया गया है। समाज में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। छुआछूत को राज्य द्वारा अपराध घोषित भी कर दिया गया है कि इसको बरतने की भी मनाही है, कि जात के नाम पे या धर्म के नाम पे कोई भेदभाव किससे नहीं होगा। फिर आता है उपाधियों का अंत, जो कि दिया गया अनुच्छेद 18 में। भारत का जो कोई भी नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, कोई बड़ा पद नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर बाहर से आ रहा है और यहाँ पर किसी पद को प्राप्त करना चाहता है तो जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो उस पद को स्वीकार नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं तो ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि व्यक्ति खुद ही अपने आप में ले ले। आगे हैं। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में दिया गया है और इसमें निम्नलिखित जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई है। पहला, भाषण में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है लोगों को। सभा सम्मेलन करने की आजादी दी गई है लोगों को। संघ समूह बनाने की आजादी दी गई है लोगों को। देश के किसी भी भाग में घूमने की, फिरने की या बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने या बसने की आजादी दी गई है लोगों को। और कोई भी व्यवसाय, काम या नौकरी करने की सबको आजादी दी गई है। तो यहां से हमारे स्वतंत्रता के अधिकार देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी इसकी कुछ कड़ियां और हैं। अनुच्छेद 20 में, 19 का तो आपको बता दिया, अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, दोषी नहीं बताया जा सकता जब तक कि उसने विशेष समय में किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, कानून का पालन नहीं किया है, तब तो उसको दंडित किया जाएगा, वरना तब तक उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक साबित ना हो जाए कि भाई उसने अपराध किया भी है एक प्रकार से। तथा किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार भी दंडित सजा नहीं दी जा सकती, यह भी प्रावधान है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वाधीनता आजादी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी से भी उसके प्राण नहीं छीने जा सकते, सिर्फ कानून के तहत अगर देखा जाएगा, कानून द्वारा सजा दी गई है उसके प्राण लेने की, तब तो एक अलग बात है, वरना कोई भी किसी जीवन जीने का अधिकार उसका नहीं छीन सकता। और अगर बात करें अनुच्छेद 22 की तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही उसको बंदी बनाए जाने के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश किया जाएगा और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होगा। लेकिन शत्रु दुश्मन देश के निवासी पर यह उपबंध लागू नहीं होते, उसको ऐसी कोई सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब आता है हमारा तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक, और यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दास्ता, गुलामी, स्त्रियों, पुरुषों या बालकों का क्रय विक्रय, इनकी खरीद या इनको खरीदना या बेचना या बेगारी लेना, जिसमें
काम करवा के लोगों को पैसे नहीं देते हैं, या स्त्रियों को वैश्या बनाकर बेचना, ये सब क्या है, अपराध है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मना की गई है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि उनके अनुसार कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में, खानों में या अन्य जोखिम भरे कामों पे नहीं लगाया जा सकता, ये कानूनन अपराध है। अब आते हैं अनुच्छेद चौथे वाले अधिकार पे, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार, इसमें 25 से लेकर 28 तक सारी चीजें बता दी कि 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने या प्रचार करने की आजादी है। अगर आप किसी भी धर्म को मानते हो तो आप अपने धर्म का शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर सकते हो, लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी दे सकते हो, ये आपका राइट है, आपका अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जबरदस्ती की किसी कान में जाके नहीं बोलना अपने धर्म के बारे में। आप जाके बता रहे हो, अगर सामने वाला सुनने को इच्छुक है तो बेशक आप बताओ, ये नहीं कि जबरदस्ती जाके कान में जाके प्रचार कर रहे हो। ठीक है ना, ये तो झापड़ आपड़ पड़ जाएगा, तो खामगा भागना पड़ेगा। आगे आते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अनुसार व्यक्तियों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अगर आप चाहो तो अपनी खुद की कोई धार्मिक संस्था बना सकते हो, समूह बना सकते हो, एवं उनके प्रबंध के लिए चल एवं अचल संपत्ति प्राप्त करने एवं उपयोग करने का भी आपको अधिकार है। संस्था को चलाने के लिए आप चाहे तो संपत्ति भी इकट्ठी कर सकते हो, यह आपका राइट है। फिर आते हैं अनुच्छेद 27 के अनुसार धर्म से संबंधित आय पर कर अदायगी की छूट दी गई है। जैसे आपको पता होगा, मंदिर मस्जिद वगैरह जो ये संस्थान बने हैं सारे, तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार का सरकार द्वारा कोई कर नहीं लिया जाता, ये कर मुक्त होती हैं। अर्थात धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य मजबूर नहीं किया जाएगा, धर्म के नाम पर किसी से कर नहीं लिया जाएगा। फिर आते हैं अनुच्छेद 28 में। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा वित्तीय फाइनेंशियल जो हेल्प है उससे पूरी तरह चलने वाली संस्थान या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हेल्प के तहत अगर कोई संस्थान चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर किसी भी संस्थान में, स्कूल कॉलेज वगैरह में कहीं भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये साफ तौर पे अनुच्छेद 28 में कहा गया है। आगे आते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद दिया गया है 23 में। अगर अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसके अनुसार नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है तथा किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा या राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सिर्फ जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि हर देश के नागरिक को या हर समाज के नागरिक को, अगर हम इंडिया में बात करें तो हर समाज के नागरिक को अपनी भाषा, अपने कल्चर की रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्थान में शिक्षा लेने में, जहाँ स्कूल कॉलेज जाएगा, वहां पर धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे या जाति के नाम पर जाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमें कहता है, जो कि अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 30 की, तो इसके अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, जिनकी संख्या कम है, उनको अपनी इच्छा अनुसार अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंध करने का अधिकार है। अगर अल्पसंख्यक चाहे तो अपने खुद के शिक्षण संस्थान, ठीक है, जहाँ पे वो बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, वो सब खोल सकते हैं तथा राज्य उन्हें अगर चाहे तो सहायता देने में भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब आगे आता है हमारा जो लास्ट अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इस अधिकार में बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूँ। ये अधिकार एक तरीके का पूरा निचोड़ है। क्यों? क्योंकि ये छठा अधिकार हमारे ऊपर के पांचों अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कोई हमसे कोई अधिकार हमारा छीनता है तो इस अधिकार का उपयोग करके हम अपने उस अधिकार की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये अधिकार हमें ये अधिकार देता है। ये अधिकार मतलब हमें, ये तो पोएम टाइप में हो गया, कि ये अधिकार जो है हमें राइट देता है कि हम न्यायालय का, यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए गुहार भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको समझते हैं कैसे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में उनकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यह अधिकार हमसे कहता है कि अगर आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप कोर्ट का द्वार खटखटा सकते हैं, ठीक है, न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार प्रच्छा जो है,
अधिकार परीक्षा के अंतर्गत लेख जारी या आदेश जारी कर सकता है। बताता हूँ कि अगर मान लो कि आपके कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो आप कोर्ट तो जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जहां भी जाओगे वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के लेख, जिन्हें हम रिट बोलते हैं, वो जारी करते हैं। और उन रिट के नाम है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। ये वो रिट या वो लेख होते हैं जो हर कंडीशन में अप्लाई होते हैं, हर तरीके की, मतलब अलग अलग कंडीशंस में। जैसा आपके साथ हुआ है व्यवहार, उसी प्रकार से अलग रिट जारी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। पहला वाला है, यहाँ पे दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर मान लो कि ये लिखा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और उठा के जेल में डाल दिया, और उसको ये नहीं बताया जा रहा कि भाई वो उसे क्यों लाया गया है, या तो वो निर्दोष था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया है। तो उसके परिवार का कोई सदस्य, उसका कोई मित्र एक याचिका डालेगा कोर्ट में, पिटीशन फाइल करेगा, या वो खुद भी कर सकता है अगर देखा जाए तो वकील करके। तो वो पिटीशन फाइल करेगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन फाइल करेगा कि भाई वो बेगुनाह था या उसको जेल में डाल दिया गया, तो वहां से क्या करता है, जज एक रिट जारी करता है, एक आदेश। उस आदेश का नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि शरीर को हमारे सम्मुख पेश किया जाए, यानी जिस व्यक्ति को कैदी बनाया गया है, जेल में डाला गया है, तो उसको हमारे सामने लेके आया जाए। तो उस व्यक्ति को जेल से लेके जाएगा कोर्ट में लेके जाएंगे, और फिर क्या होगा, कोर्ट में जज के सामने वो उपस्थित होगा और वहां पे बयान लिए जाएंगे। अगर जज को एक पल भी लगा कि वो व्यक्ति निर्दोष है, फिर भी उसको जेल में रखा गया है, तो वो उसको तुरंत आजाद करने का ऑर्डर जो है पास कर देगा। तो इसी अधिकार को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। जब देश में आपातकाल वगैरह लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उसने यह अधिकार छीन लिया था। यह अधिकार को बंद करने की कोशिश भी करी थी बहुत ज्यादा उस समय। तो लेकिन यह अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में भी एक बहुत अहम अधिकार है। तो ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अलग अलग प्रकार के रिट जारी होते हैं जिनसे हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। और इस प्रकार भारतीय संविधान विस्तृत बड़े रूप से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन बेकार है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है, यानी कि इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यानी ये अधिकार हमारे संविधान का आत्मा भी है और उसका हृदय भी है। ये बात किसने कही है? डॉक्टर BR अंबेडकर ने की है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि अधिकार असीम नहीं है। ये बात सच है बिल्कुल कि अधिकार असीम नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। देखो, अधिकारों को कभी अनलिमिटेड होना भी नहीं चाहिए। जहां पर लोग अपने अधिकारों को अनलिमिटेड समझ लेंगे ना, वहां पे लोग अपनी मनमानी करेंगे, अपने अधिकारों का गलत उपयोग करेंगे। तो इसीलिए अधिकार जो है वो कानून के दायरे में होनी चाहिए और सीमित होनी चाहिए, असीमित कभी नहीं होनी चाहिए। और ना ये है, कह रहा है कि संविधान में लिखित सभी अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध, कुछ रुकावटें हैं। यदि आप अपने अधिकारों का गलत उपयोग करोगे ना, तो सरकार आपसे आपके अधिकार बिल्कुल छीन लेगी। ध्यान रखना, कोई भी अधिकार पूरा अथवा असीमित, अनलिमिटेड नहीं है। उदाहरण के लिए संविधान हमें विचार, अपनी बात, भाषण और सभा, समूह व सम्मेलन की आजादी प्रदान करता है, परंतु संविधान का यह भी कहना है कि सामाजिक शांति बनाए रखने और नागरिकों के सम्मान की रक्षा के लिए राज्य अगर चाहे तो इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। मैंने आपको अधिकार दिया कि आप अपने विचार रख सकते हो। ये थोड़ा बोला है कि अपने विचार में किसी को भी गाली बको या किसी के बारे में गलत बोलो तो आपसे क्या होगा, आपको सजा मिलेगी उसकी। मैंने आपको बोला कि भाई आपको भाषण का अधिकार दिया, आप मंच पे जाके आप खुलेआम किसी को गाली बक रहे हो तो ये भी गलत है। मैंने आपको सम्मेलन करने की आजादी दी या समूह बनाने की आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं किसी के घर के आगे आप जाके ईंट लेके बैठ जाओगे, बंदा दरवाजे से निकल ही नहीं पा रहा है बाहर। तो ये यानी आप अपने अधिकार का किसी भी प्रकार से गलत उपयोग नहीं कर सकते। संविधान ने अगर आपको अधिकार दिया है तो संविधान के पास ये शक्ति भी है कि अगर वो चाहे तो आपसे आपके अधिकारों को सीमित कर सकती है, छीन सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता की जो आड़ है उसमें किसी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह कोई भी अपराध करे, धर्म का नाम लेके कोई अपराध करे, ये भी हमें हमारा संविधान अधिकार नहीं देता, जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आपातकाल में स्वतंत्रताओं, इमरजेंसी अब लगी थी, उसमें स्वतंत्रताओं का स्थगन किया गया, उसको रोक दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने पर उपरोक्त सभी स्वतंत्रता स्थगित रहती है। जब भी कभी देश में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगता है तो ध्यान रखना है सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। अधिकारों के
स्थगन से, अधिकारों को रोकने से या खत्म करने से अर्थ है कि वह कायम तो रहते हैं पर उनको लागू कराने के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। यानी कहने का मतलब है कि आपको अधिकार तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे वो सरकार छीन रही है ना, ये सरकार ने मना कर दिया कि कल कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार रहेंगे लेकिन सरकार जो बोलेगी वही होगा, फिर आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये होता है आपातकाल में, उस समय ध्यान रखना। संविधान के अनुसार जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह 6 स्वतंत्रताओं को निगल जाए। यानी सरकार इतनी शक्तिशाली होती है, अगर वो चाहे तो आपके 6 के 6 अधिकार को पूरी तरीके से निगल जाएगी और जो बोलेगी आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ये तीनों चीज़ तो आपको ज़रूर करनी है क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ आपके लिए। और ये सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह आपको पता ही है कि अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे और चाहो तो फेसबुक पे या टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चैनल पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, वैसे तो लगातार मिल भी रही है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा।